हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 रैपिड रिटर बुक है उससे एज यू लाइक इट शेक्सपियरियन ड्रामा जो कि शॉर्ट और एब्रीज्ड फॉर्म में हम लोगों ने हमारे बोर्ड में इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो एज यू लाइक इट ओरिजिनली जिस तरीके से लिखा गया है वो थोड़ा समझना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आर्केइज्म का यूज़ हुआ है। शेक्सपियर जब इंग्लिश लिखा करते थे तो वो आर्केइक इंग्लिश में लिखते थे, जो कि ओल्डन इंग्लिश है। अब वो इंग्लिश एग्जिस्टेंस में नहीं है, काफ़ी मॉडर्न हो गई है इंग्लिश भाषा। तो अब आइए हम लोग उसका शॉर्ट और एब्रीज्ड फॉर्म पढ़ते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे लगता है नहीं कि आपको दोबारा देखना पड़ेगा, और फिर भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूरतमंद लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि सबका अच्छा हो। देखिए, कहानी शुरू होती है उन दिनों से फ्रांस में, जब फ्रांस छोटे छोटे ड्यूकडम में डिवाइडेड था। ड्यूकडम मतलब बोल सकते हैं छोटे छोटे रीजन में, छोटे छोटे प्रोविंसेस में। हर प्रोविंस के एक ड्यूक होता था किंग की तरह से। तो ऐसे ही एक प्रोविंस की कहानी है। वहाँ पर एक बूढ़ा सा ड्यूक राज किया करता था। उसका छोटा भाई यूसर्पर था। असर्पर का मतलब होता है जो अन्यायी हो, अत्याचारी हो। और उसने अपने भाई को डिपोज कर दिया गद्दी से, अपने बड़े भाई को गद्दी से हटा दिया और उस ड्यूकडम को अपने पावर में ले लिया। बड़ा भाई ड्यूकडम से हटने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ड्यूकडम के काफ़ी नज़दीक एक जंगल था, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वहाँ वो चला गया। वहाँ पर जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में बूढ़ा ड्यूक गया तो उसके साथ कुछ फॉलोअर्स भी उसके चले गए, जो ये कहते थे कि हम आपके छोटे भाई के अंडर में, उसकी गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे, आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे। अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से वो लोग भी उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए। वहाँ उनकी ज़िंदगी काफ़ी कंफर्टेबल हो गई इन कंपैरिजन टू द लाइफ ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की लाइफ से काफ़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी यहाँ गुजरने लगी। दिन के टाइम बैठकर छायादार पेड़ों के नीचे हिरणों के स्पोर्ट्स को देखा करते थे। हिरनें कूद रही हैं, छलांग लगा रही हैं, स्पोर्टिव हैं, वो देखते थे। काफ़ी अच्छे अच्छे नोबल लोग भी ड्यूकडम के अंदर से निकलकर आउटलॉज के पास आकर बैठते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। और बूढ़ा ड्यूक काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस जंगल का जो गर्मी है या सर्दी है, जैसा भी है, चाहे जितना भी हार्श हो, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, बॉडी को पेन देने वाला हो, लेकिन कम से कम इनग्रैटिट्यूड इसमें नहीं है। इशारा उसका अपने भाई की तरफ था। जो भी है वो ट्रू है। ठंडी हवाएं अगर बॉडी को लग रही हैं तो ट्रू है, गर्मी लग रही है तो ट्रू है। धोखा देने वाली बात उसके अंदर नहीं है, ये सब कुछ नेचुरल है। और बूढ़ा ड्यूक पेड़ों से बातें किया करता था, झरनों में उसको शिक्षा मिलती थी, चट्टानों से शिक्षा मिलती थी। तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल गुजरने लगी, बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह से। इंग्लैंड के पुराने ज़माने का रॉबिन हुड हीरो हुआ करता था, जो जंगल में रहता था और अमीर यात्रियों को लूट कर गरीबों में उस पैसे का दान करता था, हीरो था। तो उस तरह की ज़िंदगी गुजरने लगी बूढ़े ड्यूक और उसके फॉलोअर्स की। हाँ, कभी कभी दुख भी होता था उन्हें, इस बात का दुख कि जिन हिरणों को हम लोग देखते हैं, उनको देखकर आनंद पाते हैं, उन्हीं हिरणों को मार कर, भून कर हमें खाना भी पड़ता है। तो इसलिए उनको कभी कभी तकलीफ भी होती थी। बूढ़े ड्यूक की एक बेटी भी थी, जो कि इस कहानी की नायिका है, हीरोइन है। उसका नाम था रोजालिंड। और छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक उसका नाम था, उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम था सीलिया। दोनों भाइयों की तकरारों के बीच जो प्रॉब्लम्स थी, उसका असर इन दो कज़न्स के ऊपर ज़रा भी नहीं था। सीलिया काफ़ी समझदार थी। वो जानती थी कि इस राज्य के ऊपर हक मेरी बड़ी बहन रोजालिंड के पिताजी का ही ज़्यादा है, और मेरे पिता ने गलत किया है उनके साथ। इसलिए वो हर तरह की कोशिश करती थी अपनी बड़ी बहन रोजालिंड को खुशहाल रखने के लिए, और उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, इस बात का केयर करती थी। दोनों बहनों में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड को भी उसके पिता के पास भेज देना चाहता था, लेकिन सीलिया की जिद की वजह से रोजालिंड जंगल में नहीं गई और सीलिया के साथ महल में ही रहती थी। और रोजालिंड को, यानी कि ओल्ड ड्यूक की बेटी को, काफ़ी बुरा लगता था कि मुझे मेरे चाचा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उस ज़माने में राजाओं महाराजाओं का एक फेवरेट स्पोर्ट होता था, और वो होता था पहलवानी, कुश्ती। ऐसे ही एक कुश्ती उनके वहाँ होने जा रही है, जिसकी खबर एक सिक्योरिटी आकर उन लोगों को देता है, उनका गार्ड आकर देता है और कहता है कि आप चलकर उस स्पोर्ट को देख सकती हैं। जब ये दोनों बहनें वहाँ पहुँचती हैं तो देखकर हैरान हो जाती हैं कि जो कुश्ती देखने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और ड्यूक फ्रेडरिक भी बैठकर उस कुश्ती को देखने वाला है, वो कुश्ती ऐसे दो लोगों के बीच में होने वाली थी जिसमें से एक तरफ तो शाही पहलवान था, और वो शाही पहलवान आज तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था अपनी पहलवानी से। दूसरी तरफ एक बहुत ही सीधा साधा, पतला दुबला, इनएक्सपीरियंस्ड
लड़का नौजवान लड़ाई लड़ने के लिए आया था। जब ड्यूक फ्रेडरिक ने देखा कि दोनों लड़कियां यानी उसकी बेटी और उसकी भतीजी वहाँ पहलवानी देखने आई हैं, तो उसने कहा कि भाई तुम लोगों को तो आज इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये लड़का मारा जाने वाला है, मारा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाकर इसे समझाओ कि ये लड़ाई ना लड़े। सीलिया और रोज़लिंड एक के बाद एक उसे समझाने लगती हैं कि भाई आप ऐसा क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो, क्यों लड़ने जा रहे हो इस खतरनाक पहलवान से, मत लड़ो। लेकिन जितना ही ये दोनों खूबसूरत लड़कियां उसे समझाती हैं, वह अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन दोनों लेडीज़ को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि अब तो मैं लड़ूंगा ही, और आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को मना करने में तो मुझे बुरा लग रहा है। मना करने का भी उसका अंदाज़ कुछ अलग था, बहुत ही खूबसूरत था। उसने कहा कि अगर मैं जीत गया तो मेरा जीत कोई बहुत शानदार जीत नहीं होगा, बस आप लोग मेरी दुआएं कीजिए मेरे लिए, और अगर मैं हार गया तो मेरी मौत पर रोने वाला कोई नहीं होगा। मैं इस धरती पर बेमतलब की एक जगह कवर करके रखा हूँ और वो जगह खाली हो जाएगा, बस यही होगा। इस तरह की बातों से उन दोनों का दिल भर आया, दोनों लड़कियों का। पहलवानी कुश्ती शुरू होती है। सीलिया चाहती है कि उसे कहीं चोट ना लग जाए, उस यंग मैन को, लेकिन रोज़लिंड की अंतर भावना जो थी वो कुछ ज़्यादा थी। रोज़लिंड को उसके फ्रेंडलेस कंडीशन पर, यानी कि उस यंग मैन के फ्रेंडलेस कंडीशन पर अपना कंडीशन याद आता है और वो दुखी हो जाती है और उसे उस आदमी से प्रेम हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, क्योंकि खुद का कंडीशन भी वो उसी के जैसा पाती है। दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही बिना परिवार के हैं, तो उसे प्रेम हो जाता है। कुश्ती में इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गया, यानी कि वो यंग मैन जीत गया और अपने रॉयल रेसलर, अपने एंटागोनिस्ट को वो हरा देता है, चार्ल्स को। ये देखने के बाद दोनों लड़कियां भी खुश होती हैं और ड्यूक फ्रेडरिक काफ़ी खुश होता है, उसे इनाम देना चाहता है, उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? यंग मैन कहता है मेरा नाम ऑरलैंडो है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो वो कहता है मेरे पिताजी का नाम रोलैंड डी बॉयज़ है। ये सुनते ही, रोलैंड डी बॉयज़ का बेटे हो तुम? ये सुनते ही ड्यूक फ्रेडरिक नाराज़ हो जाता है, क्योंकि रोलैंड डी बॉयज़ ओल्ड ड्यूक यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई का काफ़ी बड़ा हमदर्द था और काफ़ी नज़दीकी दोस्त था। तो अपने बड़े भाई के दोस्त को भी वो दुश्मन ही मानता था। उसने कहा कि काश तुम किसी और के बेटे होते तो हम तुम्हें इनाम देते, लेकिन अभी तुम हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। ऐसा कह के उसे धुतकारता है। लेकिन दोनों लड़कियां काफ़ी खुश हैं, रोज़लिंड तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे ही पिताजी के दोस्त का ये बेटा निकला। तो कहती है सीलिया से, अगर मैं ये बात पहले जानती कि वो मेरे फादर के काफ़ी करीबी फ्रेंड का बेटा है, तो मैं उसे मनाते वक्त थोड़ा रो भी दी होती, कुछ आंसू भी निकाल कर दिखा दी होती, ताकि वो मुझसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस। खैर, ड्यूक फ्रेडरिक के वहाँ से चले जाने के बाद रोज़लिंड उपहार में, यानी पुरस्कार के रूप में, उस ऑरलैंडो को अपने गले का गोल्डन चेन निकाल कर उसे पहना देती है और कहती है कि अगर मेरे पास पावर और पोजीशन होता, यानी मेरे पिता अगर अभी राजा होते, तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम और भी देती। ऐसा होने के बाद कुछ समय बाद अगले सीन में दो की दोनों बहनें कमरे में बैठकर बातें कर रही होती हैं अकेली में, उस ऑरलैंडो के बारे में ही बात हो रही है। सीलिया कहती है, दीदी क्या ये संभव है कि इतनी जल्दी तुम्हें उससे प्रेम हो गया? रोज़लिंड कहती है, क्यों ना हो, मेरे पिताजी उसके पिताजी को बहुत प्यार करते थे। सीलिया छेड़ती है अपनी दीदी को, कहती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे पिताजी उसके पिताजी को प्रेम करते थे तो तुम भी उसे प्रेम करने लग जाओ। ऐसा ये बातें हो ही रही थी। इसी बीच में वहाँ गुस्से में ड्यूक फ्रेडरिक आता है, क्योंकि उसने दिमाग बना लिया था, मन बना लिया था कि रोज़लिंड को भी अब इस महल में नहीं रहने देंगे। वो अचानक से उन दोनों बहनें जहाँ जिस कमरे में बातें कर रही होती हैं वहाँ एंट्री करता है और गुस्से में कहता है कि रोज़लिंड, तुम्हें आज के आज ही, अभी के अभी ही ये महल छोड़कर अपने पिता ओल्ड ड्यूक के पास फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाना होगा। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सीलिया गिड़गिड़ाती है कि ऐसा मत करो पिताजी, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक नहीं मानता है और अपनी बेटी को कहता है कि तुम नहीं जानती, ये लड़की बहुत चालाक है। जब तक तुम इसके साथ रहोगी, दुनिया में तुम्हें कोई प्रेज़ नहीं करेगा, कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। सब लोग इसी की हमदर्दी करते हैं, इसी के प्रति सब लोग इसी की प्रशंसा करते हैं और तुम्हें कोई नहीं पूछता। तो तुम नहीं जानती इसकी चालाकी, इसीलिए इसको यहाँ तुम्हारी संगति से हटना ही होगा। लेकिन सीलिया फिर भी प्लीट किए ही जा रही है, रिक्वेस्ट किए ही जा रही है कि वो उसे महल से ना निकाले। लेकिन जब सीलिया देखती है कि उसके पिता का डिसीज़न अटल है, तब मन ही मन में वो फैसला कर लेती है उसके पिता के जाने के बाद कि ठीक है, अगर तुम महल छोड़कर जाओगी तो तुम्हारे साथ हम भी महल छोड़ देंगे। और दोनों ने निर्णय लिया कि रात के अंधेरे में महल छोड़कर निकल जाएंगे। लेकिन दो लड़कियों का रात के अंधेरे में जाना काफ़ी अनसेफ था, तो ऐसा डिसीज़न लिया जाता है। रोज़लिंड चूँकि लंबी थी और चौड़ी थी, हुष्ट-पुष्ट थी शरीर में, इसलिए उसने कहा कि मैं भाई बन जाता हूँ, यानी वेश बदल कर, और तुम बहन बनी रहो।
और हम लोग देहाती लड़के लड़कियां बनेंगे और नाम भी बदल लेंगे। रोजलिंड ने लड़कों का वेश बदल लिया, वेश में अपने आप को चेंज कर लिया और अपना नाम रखा गैनीमेड। और सीलिया ने अपने आप को लड़की ही बनाए रखा और उसने अपना नाम बदल कर रख लिया एलिना। दोनों रात के पहर कुछ पैसे रास्ते के खर्च के लिए, कुछ ज्वेलरी चुरा कर और उसके बाद रात के ही समय महल से निकल जाते हैं। रोजलिंड सिर्फ वेश ही नहीं बदलता है पुरुषों वाला, बल्कि वो भाई के जैसा एक्ट भी कर रहा है। पूरी कोशिश कर रहा है कि बहन की ऊर्जा को बनाए रखे, उसे प्रोत्साहन देता रहे। रास्ते में जब वो लोग चल रहे होते हैं, एलिना पूरी तरह से थक जाती है, अब और नहीं चल सकती। लेकिन रोजलिंड वहाँ हट्टा कट्टा रॉबस्ट भाई की तरह से पेश आता है और कहता है, बस बहन, थोड़ी सी और, थोड़ी देर और हमें और चलना है। वी आर एट द एंड ऑफ आवर जर्नी। हम लोग अपने जर्नी के अंत में आ ही गए हैं। लेकिन कुछ ही देर में रोजलिंड को भी ऐसा महसूस होने लगा कि मैं गैनीमेड की तरह भाई का एक्ट तो पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मन कर रहा था कि लड़कियों की तरह से फूट फूट कर रोएं, क्योंकि वह भी थक गई थी। काफ़ी देर तक कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद खाने पीने या रहने का, तभी वहाँ से एक देहाती व्यक्ति गुजर रहा होता है। उसे वो लोग देखते हैं और पूछते हैं कि भाई, इस निर्जन जगह में अगर तुम्हें लगता है कि तुम सोना चांदी पाकर खुश हो सकते हो या पैसे पाकर खुश हो सकते हो, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। ये देखो, मेरी छोटी बहन काफ़ी थक चुकी है, हमें इसके रेस्ट का और खाने पीने का इंतज़ाम करना है, तो हमारी कुछ मदद करो। ऐसा वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं। वो आदमी कहता है कि देखिए, मैं तो बस एक नौकर हूँ, मेरा मालिक इसी जंगल के किनारे एक जगह अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी बनाकर रहता है और उसके बहुत सारे शिप भी हैं जिसे वो सेल करना चाहता है। आप लोग चलिए, उससे मैं मिलवाता हूँ। वो आदमी इन दोनों को ले जाता है। वहाँ उस कुटिया और बहुत सारे शिप का जो मालिक था, वो डील कर लेता है इन लोगों के साथ और रोजलिंड और सीलिया दोनों ही पैसे देकर उस घर को खरीद लेते हैं और सारे शिप्स को भी खरीद लेते हैं। अब रहने और खाने की व्यवस्था हो जाती है। अब इनका टारगेट है कि इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में बूढ़ा ड्यूक कहाँ रहता है और उसके सपोर्टर्स कहाँ रहते हैं, वो जगह की तलाश करनी है। लेकिन तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं भाई बहन के रूप में। खैर, दिन गुजरने लगे, दोनों ही एकस्टम्ड हो गए वहाँ की ज़िंदगी से। दोनों को ऐसा लगने लगा कि सचमुच में वो लोग चरवाहे और चरवाहे की स्त्रीलिंग होकर रह रहे हैं, वहाँ ज़िंदगी बिता रहे हैं। और फिर दोनों ने ये तो अपना वजूद ही भुला दिया था कि हम लोग रोजलिंड और सीलिया हैं। वो अपने आप को भाई बहन ही मानना शुरू कर दिए थे। रोजलिंड फिर भी कभी ना कभी याद किया करती थी कि मेरा ऑरलैंडो, जिसे मैं प्रेम किया करती थी, वो कितना दूर हो गया मुझसे, मैं कितनी दूर आ गई। लेकिन कहानी में अब पता चलने वाला है कि ऑरलैंडो भी बाई चांस उसी जंगल में आकर ठहरा हुआ है। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ये ऑरलैंडो था कौन। रोलिंड डी बॉयज़ ओल्ड ड्यूक के काफ़ी करीबी दोस्त, जब वह मरने लगे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे ओलिवर को ये जिम्मेदारी दी कि तुम अपने छोटे भाई ऑरलैंडो का देखभाल करोगे, मेरी अनुपस्थिति में उसे पढ़ाना लिखाना, उसका केयर करना। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ओलिवर ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया ऑरलैंडो को। नेग्लेक्ट होने के बावजूद भी ऑरलैंडो के अंदर अपने पिता के सारे गुण उसने पाया था हेरिडिटरी में, आनुवांशिक तरीके से। और उसके बाद बड़ा होने के बाद वो एक फाइन मैन बना, काफ़ी बुद्धिमान बना, बिना पढ़े लिखे ही काफ़ी बुद्धिमान बना। इससे ओलिवर काफ़ी ईर्ष्या करता था अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से और उसे बेदखल कर देना चाहता था अपने पिता की प्रॉपर्टी से, और हर संभव प्रयास करता था कि वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। उसी का प्लान था कि वो लोगों के ज़रिए ऑरलैंडो को उकसाया था कि ऑरलैंडो चार्ल्स के साथ लड़ाई करे और उस लड़ाई में, पहलवानी में, कुश्ती में वो मारा जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हर संभव यत्न किया करता था, कोशिश किया करता था कि ऑरलैंडो को वो जिंदा मार डाले। और इसीलिए ऑरलैंडो ने लड़ाई के वक्त जब दोनों लड़कियां उसे मना कर रही थी तो उसने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे मौत के ऊपर रोने वाला कोई नहीं है, मैं इतना फ्रेंडलेस और विदाउट फैमिली इंसान हूं। ऑरलैंडो जब कुश्ती में अपने एंटागोनिस्ट चार्ल्स को हरा देता है, उसके बाद जब वो वापस अपने घर लौटता है ओलिवर के पास, तो वहाँ आने के पहले उसके जीत की खुशी ओलिवर को मिल चुकी होती है, जो कि ओलिवर नहीं चाहता था। घर पहुँचने के पहले ही उसे खबर मिल चुका था ओलिवर को कि छोटा भाई अब वापस आ रहा है जीत कर। अब ओलिवर और भी नाराज़ था। इस बार उसे मारने के लिए उसने एक प्लान बनाया कि रात को जब मेरा छोटा भाई सो रहा होगा ऑरलैंडो, तो उसे अंदर ही अंदर उसके बेडरूम में ही जला देंगे। इसके लिए वो भाड़े पे कुछ लोगों को ले आता है और वो लोग तैयार होते हैं कि आज रात को ये कार्यक्रम पूरा कर देना है। लेकिन ये सारे प्लानिंग के बारे में घर का वफ़ादार नौकर, रोलिंड डी बॉयज़ का वफ़ादार नौकर एडम्स उसका नाम है, वो एडम ये सारी प्लानिंग को सुन लेता है, बड़े भाई ओलिवर की सारी प्लानिंग सुन लेता है और ऑरलैंडो के आने के पहले ही वो दौड़ता हुआ ऑरलैंडो के पास पहुंचता है, उसे ये बताने के लिए कि तुम घर ना जाओ, तुम हमारे रोलिंड डी बॉयज़ के अंश हो,
तुम उनके जैसे नोबल हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने महापुरुष हो, तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितने दूसरों का उपकार करने वाले हो, कितने ज्ञानी हो, तुम क्यों आ गए? तुम्हारे आने के पहले तुम्हारा कारनामे का खबर यहाँ आ गया है और तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें जलाकर मार देने वाला है और तुम घर ना पहुँचो। ऑरलैंडो जब ये बात सुनता है तो डर जाता है और फिर फैसला करता है कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाएगा। लेकिन एडम्स भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे इस बड़े भाई के साथ घर में नहीं रहना चाहता, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और रास्ते के खर्च के लिए, ज़रूरतों को पूरी करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई रखी है 500 क्राउन्स। 500 क्राउन्स, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं वो लोग क्राउन्स बोल रहे हैं। 500 क्राउन्स मैंने बचा कर रखा है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ और हम दोनों के रास्ते का खर्च हो जाएगा। ऑरलैंडो ये पैसा लेना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, जब तक ये पैसा चलेगा चले, उसके बाद हम दोनों की जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी तुम्हें मैं देख रेख करूँगा। ऑरलैंडो बहुत खुश होता है कि मैं रोलैंड डी बॉयज़ का जिस तरह से सेवा किया वैसे ही मैं तुम्हारा भी सेवा करना चाहता हूँ, तुम भी उन्हीं के रूप हो। दोनों भाग जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। रास्ते में जो हाल एलिना और रोज़लिंड का होता है, यानी सीलिया और रोज़लिंड का, वही हाल इन दोनों का भी होता है, भूख से व्याकुल। बूढ़ा जो एडम्स था वो अब और नहीं चल पा रहा था, उसने कहा अलविदा मेरे बच्चे, अब मैं नहीं चल सकता, आप जाओ। लेकिन ऑरलैंडो ने उसे हिम्मत बंधाया और कहा कि मरने की बात ना करो। उसे ले जाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और कहता है कि मैं भोजन पानी का तलाश करके आता हूँ। ऑरलैंडो भोजन और पानी की तलाश करते करते जंगल में उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर बूढ़ा ड्यूक अपने फॉलोअर्स के साथ रहा करता था। लेकिन जब वो वहाँ गया तो काफ़ी लोगों को देखकर उसे लगा कि शायद ये लोग खतरनाक लोग हैं और ये लोग मांगने से तो भोजन देंगे नहीं। वो लोग उस वक्त डाइनिंग टेबल पे ही बैठे थे, बीच में खाने को सजाकर चारों तरफ से उसके फॉलोअर्स और बूढ़ा ड्यूक बैठा हुआ था, खाने की ही तैयारी में थे। ऑरलैंडो वहाँ पहुँचता है, अपने तलवार को निकालता है और कूद पड़ता है अटैकिंग मोड में। लेकिन बहुत ही हम्बल और प्यार से पेश आता है ओल्ड ड्यूक और कहता है कि भाई आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे भोजन चाहिए। तो कहता है भोजन चाहिए तो बैठ के हमारे साथ भोजन कर लो, तलवार दिखाने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर ऑरलैंडो, चूँकि एक अच्छे परिवार का, अच्छे बाप का बेटा था, इसीलिए खुश हो जाता है और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है अपने हरकत पे। बैठकर उनसे बातें करने लगता है। बातों-बातों में पता चलता है कि ऑरलैंडो तो उनके सबसे करीबी दोस्त का बेटा है। इस बात पर ओल्ड ड्यूक काफ़ी खुश होता है और कहता है कि अब तुम यहीं रहो, यहीं खाओ। लेकिन ऑरलैंडो कहता है कि मैं तब तक एक निवाला भी नहीं खा सकता जब तक मैं अपने उस बूढ़े साथी को ना खिला लूँ जिसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मुझे दे दी और मेरे ऊपर ही निर्भर है। तो ओल्ड ड्यूक कहता है उन्हें भी ले आओ, हमारे ही ग्रुप में शामिल कर लो। और फिर ऑरलैंडो जाता है और एडम्स को लेकर आता है। आज के बाद एडम्स और ऑरलैंडो दोनों ही ओल्ड ड्यूक के ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। इस तरह से ऑरलैंडो, रोज़लिंड, सीलिया, सारे लोग उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ चुके हैं। एक दिन रोज़लिंड और सीलिया जंगल में घूमते-घूमते कुछ दूरी पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जंगल के सारे पेड़ों पर रोज़लिंड, रोज़लिंड, रोज़लिंड ऐसे नाम लिखे हुए हैं। समझ नहीं पाती है रोज़लिंड, ये नाम कैसे और किसने लिखा, कब लिखा? और जब नज़दीक से जाकर देखती है तो उसके नाम के नीचे लव सॉन्ग्स भी लिखा हुआ है, लव सॉनेट। सॉनेट्स है, ओड्स है, एलिजीज़ है, ऐसे सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। तभी वहाँ ऑरलैंडो दिखाई दे देता है। देखकर चौंक जाती है रोज़लिंड और समझ जाती है कि ये तो मेरा प्रेमी है। ऑरलैंडो को भी ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है, ये मेरी रोज़लिंड से थोड़ा-थोड़ा दिखने में मिल रहा है, लेकिन उसे तो अंदाज़ा था ही नहीं कि कभी वो जंगल में आ सकती है। इसके बाद रोज़लिंड सोचती है कि चलो इसको थोड़ा छेड़ते हैं और कहती है, पता नहीं कौन कमबख्त है, कौन-सा इंसान है, जो मेरे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे पेड़ों को चाकू से या किसी नुकीले चीज़ से काट-काट कर उसके ऊपर अपनी प्रेमिका का नाम लिख दिया है और इसके ऊपर लव सॉन्ग्स लिख दिया है। मुझे मिल जाता अगर वो आदमी, तो मैं तो उसको अच्छा सबक सिखाती कि वो प्रेम करना, प्यार करना भूल ही जाता। ये बात सुनने के बाद ऑरलैंडो कहता है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं ही हूँ वो इंसान। मुझे रोज़लिंड से प्रेम है और मेरी प्रेमिका बहुत ही दूर रहती है मुझसे। रोज़लिंड उसके साथ काफ़ी एन्जॉयबल मज़ाक करने के मूड में है और कहती है, तो ठीक है, अब आज के बाद तुम हमारी इस झोपड़ी पे रोज़ आना, मैं बन जाऊँगी तुम्हारी प्रेमिका रोज़लिंड और तुम उसे वैसे ही एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को जैसे कि तुम सचमुच में रोज़लिंड को एक्सप्रेस करते। ये सुनकर बहुत ज़्यादा बिलीव तो नहीं होता है ऑरलैंडो को कि ऐसे ये कैसे मेरा इलाज करेगी। फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आना शुरू करूँगा। और अब ऑरलैंडो रोज़ उनकी झोपड़ी पे आना शुरू किया और आकर अपने दिल को खोलकर सारा प्रपोज़ल, सारा एक्सप्रेशन वो उसी अंदाज़ में करता था जैसे सचमुच में अगर रोज़लिंड सामने होती तो वो करता। और रोज़लिंड वो तमाम अदाएँ और नखरे दिखाया करती थी जिससे पुरुषों को कभी-कभी नाराज़गी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। उसने कहा था कि मैं तुम्हें नेग्लेक्ट करूँगी, मैं तुम्हें
रूड वर्ड्स बोलूँगी, मैं तुम्हें हार्श वर्ड्स बोलूँगी, तुम्हारे लव को नेगलेक्ट करूँगी और इससे तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आएगा और वो गुस्सा धीरे 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 तुम्हारे अंदर से रोज़लिंड के प्यार को ख़त्म कर देगा। इस तरह से उनका ये जो एक्ट था वो शुरू हुआ। सिलसिला चलता रहा। सीलिया ने एक दिन गैनीमेड को याद दिलाया कि बहन, हम लोग जिस काम के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आए हैं, आप अपने पिता को ढूंढने वाली थी, लेकिन आप वो काम तो कर ही नहीं रही हैं, आप तो दूसरे काम में लग गई हैं, आपको वो याद भी है। इसके बाद जब गैनीमेड को ये याद आता है, मीन्स रोज़लिंड को जब याद आता है, तो एक दिन वो ऑरलैंडो के ज़रिए, क्योंकि वो जान जाती है ऑरलैंडो उसी ओल्ड ड्यूक के कंपनी का ही एक मेंबर है, उसके बाद वो ऑरलैंडो के साथ ओल्ड ड्यूक के पास पहुंचती है और अपने पिता को खुशहाल देख करके खुश हो जाती है। उसके पिता से वो बातचीत भी करती है, लेकिन गैनीमेड बन के, रोज़लिंड बन के नहीं, लड़का बनकर। उसके पिता उससे पूछते हैं कि भाई आपके माता पिता कौन हैं? तो वो कहती है मेरे माता पिता बहुत ही नॉबल फैमिली के हैं, और अपने पिता को खुशहाल देख करके खुश होकर के वहाँ से लौट आती है। एक दिन अचानक क्या होता है, जंगल में ऑरलैंडो जब जा रहा था रोज़ की तरह अपने रोज़लिंड प्रेमिका से मिलने और अपने दिल को खोलकर दिल हाल बताने के लिए, हाल दिल बताने के लिए, तो उसने देखा कि एक आदमी जंगल के रास्ते में यूं ही सोया पड़ा हुआ है। उसके पास जाता है तो देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप उसे घेर के बैठा हुआ है और बगल में एक लायनस भी बैठी हुई है, शेरनी। जब और नज़दीक जाता है तो सांप तो भाग गया, लेकिन लायनस अभी भी खड़ी थी। जब उसने पलट कर चेहरा देखा तो वो आदमी ओलिवर है, उसका अपना बड़ा भाई। वो ओलिवर यहाँ पर जंगल में भी घुस आया था अपने छोटे भाई को मार कर ख़त्म कर देने के लिए। जब उसे पता चला था कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन भाग गया है, तो उसकी तलाश में वो यहाँ तक आ गया था। और उसके मन में तब याद आया कि किस तरह से ये मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर कितने सारे अत्याचार किया, कितना सारा यत्न किया। इसके बाद फिर छोड़कर जाने ही वाला था कि जाओ मरने दो, लेकिन फिर ब्रदरली अफेक्शन पैदा हो गया, भाई का प्रेम पैदा हो गया और तलवार लेकर शेरनी के ऊपर कूद पड़ा अपने भाई को बचाने के लिए और शेरनी को मार डाला। शेरनी के साथ जब उसकी लड़ाई चल रही थी तो ओलिवर उठकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि मेरा छोटा भाई मेरे प्राणों की रक्षा कर रहा है। तो आत्मग्लानि से भर गया, दुखी हो गया कि आज तक मैंने क्या किया मेरे छोटे भाई के लिए, और वो मेरी रक्षा कर रहा है। तो बड़े भाई का दिमाग भी ठीक हो गया, बदल गया वो। लेकिन इस बीच में शेरनी ने ऑरलैंडो की एक बाँह को पूरी तरह से नाखून से फाड़ दिया था, जिसमें से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत चोट लग गई थी और वो चक्कर खाकर गिरने वाली स्थिति में ही आ गया। ऑरलैंडो अपने बड़े भाई ओलिवर को कहता है कि देखो, मैं मेरे एक दोस्त के वहाँ जा रहा था, वो लोग बगल के जंगल में ही, बगल के झोपड़ी में रहते हैं, तो वहाँ चले जाओ और मेरा संदेशा दे दो कि आज मैं नहीं आ सकता, मुझे इस तरह से चोट लगी है। ओलिवर जाता है रोज़लिंड के घर उसे बताने के लिए, देखता है वहाँ भाई और बहन रोज़लिंड यानी गैनीमेड और बहन यानी एलिना, सीलिया एलिना है। दोनों को ये बात बताता है कि मैं ओलिवर हूँ, मैंने ज़िंदगी भर अपने भाई को बहुत तकलीफ़ दिया, बहुत दुख दिया और अब मैं सुधर गया हूँ। सारी बात बताया किस तरह से उसके छोटे भाई ने उसकी रक्षा की। ये सुनने के बाद रोज़लिंड को तो चक्कर आ गया तुरंत, ये सुनने के बाद कि मेरा जो ऑरलैंडो है उसे चोट लग गया है, शेरनी ने पंजा मार दिया और वो बेहोश गिरा पड़ा है। जबकि एलिना ये सब सुनने के बाद उसको प्यार आ जाता है किसके ऊपर, ओलिवर, और ओलिवर भी उसको लव एट साइट में पसंद करने लगता है, फर्स्ट साइट में ही, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और ये बात आकर के ओलिवर अपने छोटे भाई को बताता है। लेकिन आने के पहले जब देखता है कि रोज़लिंड बेहोश होकर गिर पड़ी, तो देखा कि भाई, उससे पूछा कि भाई आप तो पुरुष हो, तो इतने जल्दी आपको चक्कर आ गया ये चोट लगने की बात सुनकर। अगर तुम नाटक कर रहे हो तो फिर सॉरी, रोज़लिंड ने कहा कि मैं तो ये नाटक कर रही थी, मैं ये कर रही थी, दिखा रही थी कि अगर रोज़लिंड ने इस बात को सुना होता कि कैसे उसके ऑरलैंडो को चोट लगा है, तो शायद रोज़लिंड भी इस तरह से बेहोश होकर गिर जाती, तो वही मैं नाटक कर रही थी। लेकिन नहीं, ओलिवर को पता चल गया था, उसके चेहरे का पेलनेस देख कर कि चेहरा काफ़ी फीका पड़ गया, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। इससे वो समझ गया कि ये नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि ये सचमुच में ही गिर गया था, ये लड़का सचमुच में गिर गया था। उसने कहा भाई पुरुष हो, पुरुष के जैसे रहो, चोट लगी, अपने दोस्त के बारे में सुने तो इस तरह से बेहोश होकर गिर गए। और ये बात आकर वो अपने भाई को बताता है, ऑरलैंडो को, कि मुझे तुम्हारे दोस्त की बहन जो है वो काफ़ी पसंद आई और हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और हमारा विवाह करवा दो, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम ले लो और मैं अब जंगल में ही रहना चाहता हूँ, मैं एक शेफर्ड बन के रहूँगा यहाँ पर, चरवाहा बन के, और उस लड़की से विवाह कर लेना चाहता हूँ, तुम्हारे उस दोस्त की बहन से। ऑरलैंडो कहता है भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, ठीक है, तो तुम जाओ और जाकर जिससे तुम्हें प्रेम हो गया है उसका भी तो परमिशन ले लो कि क्या वो तुम्हें प्रेम करती है और तुमसे शादी करने को तैयार है कि नहीं। ओलिवर फिर वापस जाता है और ओलिवर को जाते जाते ये भी संदेशा भेजता है ऑरलैंडो कि उसका जो भाई है ना, उसे भेज देना मेरे पास कम से कम। ओलिवर जाता है एलिना के पास उसका कॉन्सेंट लेने, उसका परमिशन लेने की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। और उधर से उसका भाई यानी गैनीमेड यानी रोज़लिंड, वो आता है हालचाल पूछने के लिए, या आती है, आप कहिए, आती है हालचाल पूछने के लिए ऑरलैंडो से। ऑरलैंडो और रोज़लिंड दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं।
वो कहता है कि मैंने अपने भाई को परमिशन दे दिया है कि वो तुम्हारी बहन से शादी करे, अब तुम्हारी बहन देखो परमिट करती है कि नहीं, और कल ही उन दोनों की शादी करवा देंगे, मैं ओल्ड ड्यूक को बुलाऊंगा। लेकिन काश मेरी रोज़लिंड अगर होती तो मैं भी शादी कर लेता कल ही, ऐसा कहता है। जब ये सुनती है रोज़लिंड तो कहती है, अगर तुम सचमुच में रोज़लिंड को बहुत प्यार करते हो तो कल मैं तुम्हारी शादी रोज़लिंड से करवा दूंगी। और रोज़लिंड यहाँ पर एकदम परफेक्ट इंसान के रूप में यहाँ हाजिर हो जाएगी। कैसे होगी वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे मैजिक आता है, मैं भाई मैजिक उसे यहाँ ले आऊँ। अगले दिन सुबह सारे मेहमान इकट्ठा हो जाते हैं, ओल्ड ड्यूक और उसके सारे फॉलोअर्स। इनके बीच में ओलिवर और एलिना की शादी होने की तैयारियाँ हो जाती हैं। उधर एलिना को लेकर के गैनीमेड पहुंचती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ओल्ड ड्यूक और उसके फॉलोअर्स के बीच। इधर ऑरलैंडो भी तैयार है और काफ़ी एक्साइटेड है, और ओल्ड ड्यूक भी काफ़ी एक्साइटेड था ये जानकर कि आज मेरी बेटी यहाँ हाजिर होने वाली है रोज़लिंड, और उसका विवाह आज हो जाएगा मेरे सबसे करीबी दोस्त के बेटे ऑरलैंडो से। काफ़ी खुश था, वो भी इंतज़ार कर रहा था कि कब आने वाली है, कैसे। इधर गैनीमेड ने वादा कर ही दिया था कि मेरे पास एक मैजिक है जो मैंने अपने अंकल से सीखा था, और उसी मैजिक से मैं रोज़लिंड को ले आऊँगी। अपनी बहन को लेकर रोज़लिंड एक कमरे में जाती है, एक छोटे से झोपड़ी के अंदर, टेम्पररी कमरा बना हुआ उसके अंदर जाती है। और जाने के पहले वो बातें करती है, ऑरलैंडो से पूछती है कि क्या तुम वादा करते हो कि जैसा अभी प्रेम करते हो रोज़लिंड से ज़िंदगी भर उसे ऐसे ही प्रेम करोगे? तो वो कहता है बिल्कुल, मैं ऐसा ही प्रेम करूँगा। उसके बाद अपने पिता की तरफ पूछती है कि क्या आप वादा करते हैं कि आपकी बेटी को आप सौंपेंगे ऑरलैंडो को राजी खुशी मन से? ऑरलैंडो ओल्ड ड्यूक को ये प्रपोज़ल पसंद आता है और वो कहता है बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यानी अपने पिता से भी परमिशन ले ली और ज़िंदगी भर प्रेम करने का वादा भी करवा लेती है ऑरलैंडो से। उसके बाद फिर अपनी बहन एलिना को लेकर एक कमरे में जाती है, और अंदर जाकर दोनों ही लड़कियों के वेश में अपने आप को चेंज कर लेती हैं, राजकुमारियों का कपड़ा पहन लेती हैं, और बाहर आती है और यही जादू था, और अपने आप को दिखलाती है कि भाई देखो। फिर उसके बाद पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो जंगल में आए, कैसे वो लोगों ने क्या किया। ऑरलैंडो सुनकर हैरान था कि आज तक मैं जिसके पास जाता था वो खुद रोज़लिंड ही थी, जो कि बहाना कर रही थी एक पुरुष बनने का। खैर दोनों की शादी होती है और हिरन का मीट वगैरह बनता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और एक डबल खुशखबरी उन्हें देता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जब सुना कि उसके सारे फॉलोअर्स उसे छोड़ करके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले आ रहे हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गया था। जब उसने सुना कि मेरी बेटी भी भाग गई तो काफ़ी नाराज़ हो गया, और उसके बाद वो मर्डर करने की उम्मीद से, पर्पस से आ रहा था जंगल में अपने बड़े भाई का, उसको ख़त्म कर देना चाहता था। लेकिन जंगल में आते ही उसको एक सन्यासी बाबा मिल गए, और सन्यासी बाबा ने ज़िंदगी के बारे में उसको ऐसी शिक्षा दी कि ड्यूक फ्रेडरिक का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। क्या करेंगे रह के, क्या करेंगे राजपाट ले करके, जैसे साधुओं और संतों की जो बोली होती है ना, वही सिखा दिया उन्हें ड्यूक फ्रेडरिक को। उसके बाद ड्यूक फ्रेडरिक का माइंड पूरा चेंज हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपने गार्ड को बुलवा भेजा कि आप जाओ और जाकर हमारे बड़े भाई को ये खबर कर दो कि वो आएँ और आकर राजपाट संभालें, मुझे अब इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। और ये कह के सन्यासी बन के वो जंगल में रह गए, और राजपाट फिर से वापस मिल गया ओल्ड ड्यूक को, और हैप्पी एंडिंग हुई। और दोनों लड़कियां सीलिया और रोज़लिंड वापस से महल में पहुंच गई, और ऑरलैंडो और ओलिवर राजकुमार की जगह पे पहुंच गए, और फिर से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। तो फिर ये कहानी हो गया कॉमेडी। ऐसी कहानी को हम लोग कॉमेडी बोलते हैं जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग हो, सारे लोग बिछड़े हुए मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।